तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। डिटेल में देखेंगे अभी रिसेंटली किस स्ट्रेटेजी पे ये फंड चल रहा है, क्या चेंजेस हुए हैं, सारी चीजों पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अभी क्यों ये फंड नहीं चल रहा है और पिछले कितने टाइम से ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या आपको इस फंड में बने रहना चाहिए या अब निकलने की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत कि जब भी एक फंड अंडर परफॉर्म करता है, मैं पिछले 2-3 सालों से इस फंड पे बात कर रहा हूं कि ये फंड नहीं चलेगा। और जब कोई फंड अंडर परफॉर्म करने लगता है तो इन्वेस्टर 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ऐसे रुकते रुकते एक लंबे टाइम तक उस फंड में फंस जाते हैं, जो कि अभी क्वांट के साथ होते हुए नजर आ रहा है। तो एक बारी चलते हैं, पहले डिटेल में एक बारी देखते हैं कि इसकी जो अभी रिसेंटली जो चेंजेस हुए हैं वो कौन से चेंजेस हुए हैं। देन उसके बाद इसकी रिस्क रेशियोज और रिटर्न्स पे हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर इसके रिसेंट पोर्टफोलियो की बात करें तो यहाँ पर मैंने इसका मार्च का जो अभी रिसेंटली पोर्टफोलियो इनका अनाउंस हुआ है और फरवरी के पोर्टफोलियो को यहाँ पर कर लिया है, ताकि आपको ये थोड़े क्लियरली पता चल जाए अभी रिसेंटली किन कंपनीज में एग्जिट और एंट्री कर रहा है ये फंड। तो अगर हम सीधा इसके पहले एंट्रीज पे देख लें तो एग्जिट पे देखें तो 4 कंपनीज हैं जिसमें इसने अपना ओवरऑल जो रिडक्शन है वो किया है, जिसमें से जियो फाइनेंस, एजिस टेक्नोलॉजीज, मिंडा कॉर्प और बीएएसएफ इंडिया नाम की ये 4 कंपनीज हैं जिनमें से इन्होंने एलोकेशन अपना कम किया है। और जियो फाइनेंशियल में एक मेजर इन्होंने अपना कट किया है, लगभग आधे कर दिए हैं इन्होंने शेयर, आधे शेयर इन्होंने निकाल दिए हैं। और ये हम काफी टाइम से डिस्कशन कर रहे थे कि जियो फाइनेंशियल, रिलायंस, ये सब कंपनीज एक स्मॉल कैप फंड में नहीं जच रही थी और यहां पर इन्होंने आधा कट करते हुए नजर आए हैं। अगर एडिशंस की बात करें तो मेजर एडिशंस इस मंथ में देखने को मिले हैं। शायद मार्केट में क्रैश भी था, उसका भी फायदा फंड ने उठाने की कोशिश की है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कुछ कंपनी में तो नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें से आईसीआईसी बैंक आ जाता है, मन्नापुरम फाइनेंस आ जाता है, इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, औरोबिंदो फार्मा, इमामी, वन सोर्स स्पेशलिटी फार्मा जैसी कंपनीज में एडिशन किया है। तो फार्मा सेक्टर में काफी एडिशंस किए हैं, आप देख सकते हैं 4 फार्मा सेक्टर की कंपनीज में एडिशन हुआ है। इसके अलावा रविंद्र एनर्जी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर अगेन 2% का स्टेक आईसीआईसी बैंक में यहाँ पर आ गया है, एचडीएफसी बैंक में यहाँ पर आते हुए नजर आया है और बिंदु फार्मा में फिर से री एंट्री की है, इमामी में यहाँ पर आया है। तो ये फंड जो है, ये अगर आप इसका अभी जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया समझेंगे, स्टाइल समझेंगे, अगर ओवरऑल डिटेल्स भी अगर हम इस फंड की देखेंगे तो आपको एक चीज समझ आएगी कि ये फंड थोड़ा सा अभी डिफेंसिव होते हुए नजर आया है जब से इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ा है। देखिए, सबसे ज्यादा एलोकेशन 9.5% के आसपास की तो एक रिलायंस में ही है। इसके बाद आरबीएल, सन टीवी नेटवर्क, अदानी पावर, ये कुछ कंपनीज हैं जो पहले काफी पुरानी इसके पोर्टफोलियो में चली आ रही है। पिछले 3-4 सालों से आपको इसके पोर्टफोलियो में ये 3-4 कंपनीज दिखेगी। एचएफसीएल लिमिटेड भी उनमें से एक कंपनी है जो काफी लंबे टाइम से इसने अपने पोर्टफोलियो में रखी हुई है। इसके अलावा आईसीआईसी बैंक, वेंटिव, हॉस्पिटैलिटी, इनमें इसने अपनी एलोकेशंस को बढ़ाया है। बीकाजी फूड्स भी काफी पुरानी कंपनी इसके पोर्टफोलियो में, अदानी एंटरप्राइज काफी पुरानी कंपनी है। तो मिक्स एंड मैच है, यहाँ पर कुछ पुरानी कंपनीज हैं जो चली आ रही हैं, स्टेबल कंपनीज है, कुछ नई कंपनीज को ऐड किया है। लेकिन एक चीज पोर्टफोलियो में इसके देख के लग रही है कि जो जिस चीज के लिए फंड जाना जाता था, बहुत ज्यादा रिस्क लेकर, हाई अपने टर्नओवर रेशियो रखकर अपना पैसा कमाने, उस इन्वेस्टमेंट स्टाइल को कंप्लीटली इस फंड ने चेंज कर दिया। तो फंडामेंटली ये फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो पूरी तरीके से अभी चेंज हो चुकी है। अगर हम इसकी ओवरऑल रिस्क रेशियोज और अदर डिटेल्स पे बात करें तो ये फरवरी एंड की डिटेल्स है, क्योंकि अभी रिसेंट डिटेल्स इसकी नहीं अभी लॉन्च हुई थी। तो पोर्टफोलियो अगर आप ट्रेलिंग पी देखेंगे तो पी काफी कम है, 27 के आसपास है। तो लगभग बेंचमार्क इंडेक्स जैसी प्राइस टू अर्निंग इसकी नजर आएगी। अगर हम इसके स्टैंडर्ड एविएशन की बात करें तो इतना कम रिस्क लेने के बाद भी स्टैंडर्ड एविएशन इसकी अच्छी नहीं है। 19.65 ओवरऑल बेंचमार्क की है और इसकी 18 के आसपास है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर डेविएट करते हुए अपने बेंचमार्क इंडेक्स से नजर आया है। और अगर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखें जो 400-500% की आज से 3-4 साल पहले थी, आज 67% के आसपास की है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे ओवरऑल, अगर हम बात करें तो ओवरऑल एक मेजर चेंज इसने अपने जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसमें किया है, जिसमें अब ये फंड ज्यादा से ज्यादा रिस्क लेने की बजाय अब कम से कम मिनिमल रिस्क लेता है। 24-25% पैसा ये अपना जितना मैक्सिमम पैसा हो सकता है वो लार्ज कैप में लगा रहा है। तो
सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली यही हो जाता है ऐसी कंपनीज के लिए जहां पर 200-300 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल करने की आदत हो कि अचानक से अगर वो एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ के 25, 26, 27 हजार करोड़ हो जाता है तो ऐसी म्यूचुअल फंड हाउस को खुद भी नहीं पता होता कि इतने पैसे को हमें यूटिलाइज कैसे करना है। इसलिए आपको 24-25% का जो पैसा है वो लार्ज कैप में जाते हुए दिख रहा है और वो सारी चीजें आपको इस फंड में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं अगर रिटर्न्स की, तो देखिए रिटर्न्स में अगर हम देखें 1 साल में, 2 साल में और इवन 3 साल में काफी खराब परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। 3 साल में 2 साल में अगर आप देखें तो नेगेटिव रिटर्न्स इसने दिए। 2 साल पहले अगर आपने इस फंड में पैसा लगाया होता तो भी इस फंड में आपको रिटर्न्स नहीं मिली होती। और सबसे खराब परफॉर्म करने वाला फंड है ये पिछले 2 सालों में। 2026 में देखें तो भी खराब परफॉर्मेंस है, 2025 में भी खराब परफॉर्मेंस है और इवन 2024 में भी इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफी खराब रही थी। और तो ओवरऑल पिछले जो रिसेंट टाइम्स रहे हैं 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, सभी फेजेस में ये फंड अभी काफी खराब परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रहा है। वहीं रोलिंग रिटर्न्स पे अगर हम चलते हैं तो देखिए यहां पर 2021-24 के फेज में ये फंड बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहा था। 7-8% ज्यादा रिटर्न्स अपने बेंचमार्क इंडेक्स से फंड जनरेट करता हुआ आ रहा था। 2021 में देखेंगे, यहां पर आप देखें 2021 से 24, अगस्त 2021 से 24 4-5% की ज्यादा रिटर्न्स थी। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा माहौल खराब होते हुए नजर आया, फंड में मेजर चेंजेस हुए, उसके बाद आपने फंड में चीजें देखी तो ये जो परफॉर्मेंस है वो गिरते गिरते आप देखेंगे अभी रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को भी ये फंड पिछले 3 साल में बीट नहीं कर पाया है। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। 1 साल, 2 साल और अब 3 साल में भी ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को अंडर परफॉर्म करते हुए यहां पर नजर आ रहा है। ये फंड लगभग अभी अगर हम 3 साल में देखते हैं तो 17-18% की रिटर्न दे रहा है, वहीं इसका बेंचमार्क इंडेक्स 20-21% के से आसपास की रिटर्न दे रहा है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको समझना है इस ऐसे फंड में कि 2-3 चीजें हैं जो यहां पर कंसर्न करने वाली है। एक तो जब से इनके ऊपर फ्रंट रनिंग का एलिगेशन लगा था उसके बाद से ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है लगातार। फंड मैनेजर चेंज हो गए, एक फंड मैनेजर को हटा के 5-6 फंड मैनेजर्स को एडिशनली ऐड किया गया, उसके बाद भी वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो फंड 200, 400, 500 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल कर रहा था वहां पर अगर अचानक से 25-27 हजार करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाता है तो वो आउट परफॉर्मेंस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फंड मैनेजर है उनको ही एक्सपीरियंस नहीं है इतना बड़ा ह्यूज एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल करने का। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि ये फंड की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो बहुत चेंज हो चुकी है। अगर आपने 3 साल पहले इस फंड में एसआईपी शुरू कराई होगी तब ये फंड हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न जनरेट करता था, बहुत ज्यादा रिस्क ये फंड लेता था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डिफेंसिव फंड हो चुका है ये, बहुत ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। लार्ज कैप 24-25% का इन्वेस्ट करके रखता है ताकि डाउनसाइड को थोड़ा सा बचा सके। तो डिफेंसिव फंड ये ज्यादा यहाँ पर होते हुए नजर आ रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले की तरह ये फंड 70-80% की रिटर्न किसी एक साल में जनरेट कर देगा तो वो अब इस फंड के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो 200-300 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट पे पॉसिबल होता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करता था ये फंड, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न जनरेट हो रही थी। तो डे टू डे इंट्राडे ट्रेडिंग करके ये फंड जनरेट कर रहा था पैसे, जो कि अभी यहां पर ऑप्शन नहीं है इतने ह्यूज एसेट अंडर मैनेजमेंट के साथ। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब समझकर इस फंड में इन्वेस्ट करिएगा। मुझे लगता है कि काफी सारे इन्वेस्टर्स इस फंड में ऑलरेडी फंसे हुए हैं, जिन्होंने सोचा था कि इस फंड से हम निकल जाएंगे या फिर हम इस फंड में 70-80% के रिटर्न्स जनरेट कर लेंगे, और अब बेंचमार्क को भी बीटिंग रिटर्न ये फंड नहीं जनरेट कर पा रहा है। तो थोड़ा सा आपको ये देखना होगा, रीअलाइन करनी होगी अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अगर आप एक डिफेंसिव फंड में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये फंड ठीक हो सकता है, लेकिन अगर आप रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ये फंड थोड़ा सा अभी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओवरऑल भी रिटर्न्स जो है वो काफी डिसअपॉइंटिंग अभी इस फंड की रही है। तो मेरी तरफ से दोस्तों बस इतना ही।